प्यारे बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस नेस एग्ज़ाम 2021 सेकंड वीक कॉम्पिटेंसी। तो आपके सामने देखो 18/10/2021 टू 22/10/2021 लिखा हुआ है। तो इसमें पहली कॉम्पिटेंसी आपकी इस वीक की है, बच्चे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी हासिल करेंगे, यानी पोषक तत्वों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष के कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में कवक उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो वृक्षों के लिए इस संबंध को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, ऐसे संबंध को जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाए उसे कहते हैं सहजीवी संबंध। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। निम्न में से कौन से पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं? तो फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जो दाल वाले पौधे होते हैं। चना, मटर, मूंग ये तीनों ही फलीदार पौधे हैं और दाल वाले हैं, तो उपरोक्त सभी आएगा यहाँ पर। आगे, लाइकेन कहे जाने वाले जीवों में कौन से दो भागीदार होते हैं? तो प्यारे बच्चों, लाइकेन जो होते हैं उसमें शैवाल और कवक होते हैं। शैवाल जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन तैयार करते हैं और कवक उनको जल और खनिज उपलब्ध कराते हैं। बदले में शैवाल उनको भोजन देता है, तो उनमें सहजीवी संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 2, लाइकेन में क्या होता है? शैवाल और कवक होते हैं। लखन ने स्कूल में 2 प्रक्रिया लिखी। प्रक्रिया ए में एक उबले हुए चावल डाले, फिर 1 चम्मच उबले हुए चावल मुंह में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाए और प्रक्रिया बी में डाले। दोनों प्रक्रियाओं में आयोडीन की विलयन की 2-3 बूंदें डाली। कौन सी प्रक्रिया में रंग में परिवर्तन आएगा? तो प्यारे बच्चों, आप इस चित्र में देखिए, चित्र में क्या है? 2 प्रक्रिया है, एक ये प्रक्रिया है और एक ये ए और बी। ए में जो है वो उबले हुए चावल हैं और बी है जो उसमें चबाए हुए चावल है, उबले हुए चावलों को। तो इसमें तो मंड है, क्या है? मंड है, तो इसका तो रंग नीला ही रह रहा है। यहाँ पर देखो, चबाने के बाद जो चावल डालते हैं उसका जो रंग है वो थोड़ा बदल जाता है। बदलने का कारण क्या है? जो लाला रस जो होता है हमारे मुंह में, लाला रस, वो मंड को किस में बदल देता है? मंड पर लार का प्रभाव यहाँ लिखा हुआ है, किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है। तो प्रक्रिया बी के अंदर क्या है? उसका रंग परिवर्तन होगा। तो अब चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। तो यहाँ कौन सी आएगी? प्रक्रिया बी आएगी, क्योंकि चबाने पर मंड किस में बदल जाता है? मंड जो है वो शर्करा में बदल जाता है। कौन बदलता है उसको? लाला रस। मुंह के अंदर जो लार ग्रंथियाँ वो लाला रस छोड़ती हैं वो, ठीक है, जिसके कारण से इसका रंग बदल जाता है। नेक्स्ट, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में किस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है? तो प्यारे बच्चों, अत्यधिक व्यायाम करते समय ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और जब हम व्यायाम करते हैं तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए और जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर को होनी चाहिए। तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? हमारी जो शरीर की कोशिकाएं जो होती है, पेशीय कोशिकाएं, उन पेशीय कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त ना हो, यानी पूरी ना हो, तो मान लो जो भोजन है हमारा, वो वायु की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन करता है। अवायवीय श्वसन करता है, तो क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है और प्लस में ऊर्जा बनती है, प्लस में ऊर्जा बनती है। ये जो लैक्टिक अम्ल जो अवायवीय श्वसन में बनता है हमारे शरीर के अंदर, वो हमारी टांगों के अंदर ऐंठन उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी यहाँ पर आएगा। ये कब होता है? जब हम तेज दौड़ते हैं, यानी हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। हम जब कोई कठिन परिश्रम करते हैं तो ऐसा हमारे साथ होता है। उस क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर की जो पेशी कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन कर देती है। उस समय लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर के अंदर बनता है, वो ऐंठन का कारण होता है। इससे आराम पाने के लिए हम क्या करते हैं? तेल की मालिश करते हैं, गर्म पानी से स्नान करते हैं। उससे क्या होगा? रक्त संचार बढ़ेगा, खून की सप्लाई हमारे शरीर में कोशिकाओं तक बढ़ेगी, ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी, तो वायवीय श्वसन होगा। तो ऐसा लैक्टिक अम्ल नहीं बनेगा फिर। तो आगे नेक्स्ट, 5 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन नहीं होती। क्या है आगे? पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर साथ क्यों ले जाते हैं? 5 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन नहीं होती, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपस्थित वायु की मात्रा से कम है।
वहाँ वायु का भूतल के ताप से अधिक है। पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक है। तो प्यारे बच्चों, वहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है ना वो कम है। तो वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपस्थित वायु की मात्रा से कम है, जिसे हमें सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। पत्तियों के छिद्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? तो पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है, उसे कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उच्च श्वसन के समय पंसलियाँ बाहर की ओर गति करती है, अंदर की ओर गति करती है, बिल्कुल गति नहीं करती, ऊपर की ओर गति करती है। तो प्यारे बच्चों, हमारे जो फेफड़े जो हैं वो ऐसे पंसलियों के नीचे ऐसे होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होगा? ये बाहर की तरफ पंसलियाँ निकलती है और डायाफ्राम होता है नीचे ऐसे, वो नीचे की तरफ। और जब सांस छोड़ते हैं तो ये पिचकते हैं, फिर पंसलियाँ वापस अंदर की ओर गति करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा इसका यहाँ पर सही है। आगे है, पादपों में जल का परिवहन होता है। तो प्यारे बच्चों, पादपों के अंदर संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होते हैं वो जल का परिवहन करते हैं और फ्लोएम जो होते हैं वो भोजन का संवहन करते हैं, परिवहन करते हैं। तो जल का पूछा है यहाँ पर, तो जल का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगर भोजन का पूछता तो क्या आ जाता? फ्लोएम। आगे है, दक्षता बहु प्रतिबिंबों का बनना। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित होती है, तो इसे तो कहते हैं परावर्तन। यहाँ पर कौन सी घटना होती है प्यारे बच्चों? इस तरह के परावर्तन हो रही है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को, जैसे ये पृष्ठ है, इस पर आने वाली जो किरण है ये आपतित है और टकरा कर लौटने वाली परावर्तित है। तो पूछा क्या है? आने वाली, पड़ने वाली, तो आपतित किरण है। आगे है, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लक्षण बताइए। तो प्यारे बच्चों, समतल दर्पण जो है, अगर उससे हमने 1 सेंटीमीटर दूर रखा है तो 1 सेंटीमीटर दूर ही प्रतिबिंब बनेगा। जितनी आकार का है उतनी आकार का बनेगा, तो उस प्रतिबिंब सीधा बनेगा। बिल्कुल सही बात है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर था, बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर दिखाई देगा जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखी, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, मनीषा ने 2 समतल दर्पण लिए। उसने दोनों समतल दर्पणों के किनारों को टेप से जोड़ दिया और दर्पण के बीच एक सिक्का रख दिया और दर्पणों के बीच 90, 45 और 30 डिग्री के कोण बनाकर सिक्कों के प्रतिबिंब देखे। आप बताइए कितने डिग्री के कोण में सिक्के के ज़्यादा प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो एक को तो 90 डिग्री पे ऐसे 2 प्रतिबिंब रखे, यहाँ सिक्का रखा। एक क्या है, 45 डिग्री का कोण रखा यहाँ पर, यहाँ सिक्का रखा, और एक 30 डिग्री का यहाँ सिक्का रखा। आपको बताना है ज़्यादा प्रतिबिंब किस में बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए क्या है, 360 को हमें भाग करके देखना होता है। 90 से भाग करें तो 90 चौका, और उसमें से 1 घटाते हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3। अगर 45 से भाग करें हम, 360 को 45 से भाग करें तो 9 5 45, 8 आएगा ऊपर। 8 में से 1 घटाएंगे, प्रतिबिंब बनेंगे 7। अब 360 को 30 से भाग करें तो 3 से 12 पर गया, 12, 1 घटेंगे, 11 प्रतिबिंब बनेंगे। तो 30 डिग्री इसका आंसर आएगा। 30 वाले में ज़्यादा प्रतिबिंब बनेंगे। तो सूत्र क्या है हमारे पास? 360/90, और उसमें से 1 माइनस करेंगे हम, तो प्रतिबिंबों की संख्या हमें पता चल जाएगी कितने प्रतिबिंब बनेंगे। आगे है, कैलेडोस्कोप बनाने के लिए आप कौन सी सामग्री का प्रयोग करेंगे? दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियाँ, ये भी चाहिए हमें। समतल कांच की एक वर्ताकार प्लेट, रंगीन चूड़ियों के टुकड़े, ये भी चाहिए। गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब, ये भी चाहिए। तो उपरोक्त सभी हमें कैलेडोस्कोप यानी बहुमूर्तिदर्शी बनाने के लिए चाहिए। कैलेडोस्कोप बहुमूर्तिदर्शी की रोचक विशेषता क्या होती है? कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, हमेशा एक ही पैटर्न बनेगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही है। जो पैटर्न बनता है ना वो बार बार अलग बनता है, तो हमेशा एक ही नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे है, पनडुब्बियों का प्रयोग टैंकों और बंकरों में छिपे सैनिकों
कि वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, उसके लिए एक परिदर्शी होती है ऐसे, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर समतल दर्पण लगे होते हैं। यहाँ कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, उसका इसमें बनेगा, तो यहाँ पर बैठा कोई देख सकता है, तो उसको बोलते हैं परिदर्शी। ऑप्शन नंबर सी या इसका सही है। आगे कंपिटेंसी है, प्रक्रियाओं को अवलोकन कर प्रश्नों के उत्तर देना, सरल छानबीन करना। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल आवश्यक है। तो ऐसा ऑप्शन तीसरे में है, तीसरा ऑप्शन यहाँ सही है। पत्ती में किसकी उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम होना दर्शाता है? प्यारे बच्चों, स्टार्च जो है, स्टार्च की उपस्थिति जो है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति दर्शाएगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पत्ती के अंदर जो स्टार्च या मंड इकट्ठा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सूर्य ऊर्जा पादपों की पत्तियों में संग्रहित हो जाती है। सूर्य ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण होकर ऑक्सीजन निर्मित होती है। 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। सूर्य ऊर्जा पादपों की पत्तियों में संग्रहित हो जाती है। जो सौर ऊर्जा है वो किस में संग्रहित हो जाती है? पौधों की पत्तियों में। आगे है, कीट बक्सी पादप के उदाहरण क्या हैं? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर गठपर्णी, विनस फ्लाईट्रेप, संड्यू, ये तीनों ही कीट बक्सी पादप हैं, तो उपरोक्त सभी। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों, अमरबेल जो है वो एक परजीवी का उदाहरण है। दूसरे जीव के शरीर पर रहती है, जैसे दूसरे पौधे पर रहती है और उससे उसका भोजन चूसती है, खुद नहीं तैयार करती है। पीले रंग की आपने देखी होगी पेड़ों के ऊपर लिपटी हुई, तो ये परजीवी है। गायें भैंस उस समय भी जुगाली करते हैं जब वह नहीं खा रहे होते। वह पहले अपने भोजन को जल्द जल्द निगल कर पाचन तंत्र के एक भाग में भंडारित करते हैं। इस भाग का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, उस भाग का नाम होता है रुमेन। इस रुमेन होता है, तो इसीलिए इसे रोमंथी जीव भी कहते हैं। रोमंथी पशु सेलोज का पाचन कर लेते हैं, जबकि मानव सेलोज का पाचन नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? पाचन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसमें। रोमंथी जीव में पाचन करने वाले क्या पाए जाती है? बैक्टीरिया। जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिक जीव क्या है? तो प्यारे बच्चों, अमीबा, मच्छर, कीट, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर एक कोशिक जीव का पूछा है, तो एक कोशिक यहाँ पर क्या है? अमीबा है। तो अमीबा एक कोशिक जीव है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। क्षुधांतर और बदांतर के बीच एक थिलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। निम्न में से किस में पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, जो रोमंथी जीव होते हैं, जो पहले भोजन को अंदर निगल लेते हैं और फिर बाद में जुगाली करके पचाते हैं, तो उसमें पाई जाती है। तो घोड़ा मनुष्य, भैंस मक्खी, घोड़ा खरगोश, गाय मच्छर। तो यहाँ पर भैंस, ये इनके ऑप्शन जो हैं वो मेरे को यहाँ सही नहीं लग रही। इसको चेक करेंगे फिर देखेंगे। भैंस और मक्खी, भैंस में तो होती है, यहाँ पर घोड़ा खरगोश है तो घोड़े में तो होता है, गाय में भी, घोड़ा मनुष्य, इनमें से हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसको आप छोड़ो, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आगे देखते हैं। क्षुधांतर की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उन्हें कहते हैं दीर्घद्रोम। क्या कहते हैं? दीर्घद्रोम। तो उन्हें दीर्घद्रोम भी कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ रसांकुर, तो उसे रसांकुर भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही है। तो यहाँ 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, क्योंकि दीर्घद्रोम भी कहते हैं और रसांकुर दिया तो रसांकुर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। निम्न में से आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले होती है मुख गुहिका, उसके बाद में हमारी ग्रास नली होती है, उसके बाद में अमाशय होता है, फिर क्षुधांतर होती है, फिर बृहदांतर होती है, फिर गुदा। तो यहाँ ऐसा ऑप्शन मुख गुहिका, ग्रास नली, अमाशय, क्षुधांतर, बृहदांतर, गुदा, तो ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। तो 3 नंबर सही है। जब आप फल खाते हैं तो फल को काटने के लिए प्राय किस प्रकार के दांतों का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। कृंतक जो होते हैं उस दांत का काम है काटना, और चीरने फाड़ने का काम होता है रत्नक का। तो ऑप्शन यहाँ पर फलों को काटने का पूछा है, तो कृंतक ये काम करते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा पादप अपना पोषण मृत पदार्थों से ग्रहण
करता है शैवाल, मशरूम, लाइकेन, अमरबेल। तो यहाँ पर मशरूम जो है वो प्यारे बच्चों मृत पदार्थों से अपना पोषण ग्रहण करता है। नमिता ने स्कूल से घर जाते समय एक पेड़ पर अमरबेल लिपटी देखी। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों अमरबेल जो है वो परजीवी का उदाहरण है। तो यहाँ पर अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों ये थे कुछ MCQ जो 3 कॉम्पिटेंसी पर आधारित थे इस वीक की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भेजें, लाइक करें। धन्यवाद।